तो पिछली क्लास में जो चर्चा चल रहा था आपका, बीच में 2-3 दिन क्लास को कंबाइंड आपने किया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। लास्ट उसका क्लास रविवार को है, उस क्लास को भी अटेंड करिए। बाकी जितना सारा नोट्स था आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित सभी नोट्स को भेज दिया गया है, ठीक है। मतलब जितना बाकी था सब भेज दिया गया, उसको आराम से लिख लेना है, पढ़ के समझ लेना है, और संडे को लास्ट क्लास है उसका अटेंड लेकर और फिर वो संडे को टेस्ट दे देना है, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पूरा ये कार्य, पहले समझे थे कि केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है, इसके बारे में समझे थे। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, न्यायपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये पूरा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे। नेक्स्ट उसके बाद से हम स्पेशली राष्ट्रपति के बारे में चर्चा स्टार्ट हुआ था। कार्यपालिका के अंतर्गत यहाँ पे देख रहे हैं कि राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो इस कार्यपालिका के अंतर्गत जो पहला टॉपिक था आपका, ये आपका पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं भाई राष्ट्रपति, तो यही राष्ट्रपति का टॉपिक शुरू हुआ था, ठीक है। इसका पहला क्लास चल चुका था, ये पूरा राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा, और भाई पूरा राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए थे कि राष्ट्रपति के बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं, भारत का राष्ट्रपति कैसे क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद से लिखे थे कि लाभ का पद, मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए 4 योग्यताओं के साथ भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे न हो, और लोकसभा के मेंबर बनने योग्य हो, लोकसभा के मेंबर हो नहीं, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके पास हो। तो ये 4 क्वालिफिकेशन के साथ साथ लाभ के पद में हम बोले थे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्री और राज्यपाल, इस सब का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात की, फिर ये समझे थे कि अनुमोदक क्या होते हैं, प्रस्तावक कौन होते हैं, ये अनुमोदक प्रस्तावक समझे थे। अब आज के क्लास में डिस्कशन करना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, पूरा राष्ट्रपति का चुनाव वगैरह कैसे होता है। अभी लेटेस्ट जो चुनाव द्रौपदी मुर्मू जी का हुआ है, तो वहाँ पे किस तरह से पूरा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, इसके बारे में समझेंगे। कौन चुनाव करवाता है, इसके बारे में समझे थे। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं, इसका एक क्लास यूट्यूब पे मतलब अपलोड हो चुका है, और इसका सेकंड क्लास है, और इससे संबंधित जो भी नोट्स या जो भी PDF है आपको यूट्यूब पे मतलब कोचिंग का टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज पे डाला जा रहा है, और कंटिन्यूअस ये पूरा क्लास चलेगा आपका। मतलब राष्ट्रपति का चैप्टर जो पूरा कार्यपालिका है, ये पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा यूट्यूब पर सभी क्लासेस अपलोड होंगे। तो आप फॉलो कर रहे हो तो आप क्लास को साथ में देखते देखते, और साथ ही साथ इसका आप नोट्स खुद से भी बना सकते हैं। बाकी इसका जो स्लाइड का PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। नेक्स्ट एक बात पहले यहाँ पे समझते हैं, राष्ट्रपति का अब चुनाव करवाना है भाई, इतना महामुहिम है तो इनका होगा अब चुनाव। क्या होगा भाई, चुनाव। अब चुनाव करवाने के 2 अथॉरिटी हैं, मतलब 2 व्यक्ति इसका चुनाव करवाता है। मतलब इलेक्शन कमीशन एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, CEC जिसको बोलते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, या इसी को शॉर्टकट में बोल देते हैं चुनाव आयोग। कोई दिक्कत परेशानी। एक राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, राज्य चुनाव आयोग। आपको पता है कि राज्य में भी चुनाव आयोग होता है। जो केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, आपको ये वाला केंद्रीय चुनाव आयोग, अब इसकी बात करिए किसकी चुनाव करवाता है, तो ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का। साथ ही साथ ये उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का। साथ ही साथ ये संसद यानी पार्लियामेंट के लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का चुनाव करवाता है, बात समझे। उसके बाद से ये राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल, इसमें विधानसभा का भी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव करवाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का भी चुनाव कराता है। तो स्पेशली इन 4 लोगों का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग या सेंट्रल चुनाव आयोग, इसी को शॉर्टकट में चुनाव आयोग, हेलो क्या लिख रहे हो जी, इसको शॉर्टकट में चुनाव आयोग भी कह दिया जाता है। तो इन सभी का चुनाव कौन कराता है भाई, चुनाव आयोग। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई ये क्या करता है, ये करता है आपका पंचायत का चुनाव। आपके अंतर्गत मुखिया सरपंच का जो चुनाव होता है वो कौन कराता है भाई, राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। इसके बाद से जो एक और चुनाव होता है जिसका मतलब पंचायत, और एक नगर पालिका मतलब गांव के एरियाज में है तो आप पंचायत के चुनाव में भाग लेते हैं, शहरी क्षेत्र में है तो इसी को कौन सा चुनाव, नगर पालिका। आप कभी कभी पैक्स का चुनाव नाम सुने हैं, पैक्स का चुनाव, ये पैक्स का चुनाव भी कानून कराता है, राज्य चुनाव। तो इस प्रकार से लोकल बॉडी के अंतर्गत जितना चुनाव है, पंचायत, नगर पालिका वगैरह, ये सब कराता है राज्य चुनाव आयोग। लेकिन अपर लेवल पे देखें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, चाहे लोकसभा को, चाहे राज्यसभा, चाहे विधानमंडल का लोकसभा या विधानसभा, इस सब का चुनाव कौन कराता है भाई, तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करवाता है।
कोई दिक्कत परेशानी? पहली बात। दूसरी बात, जो ये पूरा चुनाव होता है ना, ये 2 तरीके से होता है। कितना भाई? 2 नहीं, मतलब 2 तरीके से होता है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो बोर्ड पर देखिए। कितना भाई? 2। अब 2 तरीके में, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन। बात समझे? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है ना कि अगर कैंडिडेट सीधे जनता के द्वारा चुना जाए, अगर जो भी चुनाव में उठा हुआ है, अगर जनता उसका चुनाव करती है तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष मतदान। सिंपल सा लॉजिक। आप मुखिया का चुनाव होता है, आपके घर के लोग चाहते हैं वोट करने, आप भी गए होंगे वोट करने, अगर 18 साल से ऊपर होंगे और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा होगा तब। केवल 18 वर्ष से ऊपर होना ही सब कुछ नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। बात समझे? और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा कब? जब 18 साल का हो जाएंगे तब, ठीक है? तो अभी जुटेगा, 2024 में चुनाव है तो अभी जुटेगा, जुड़वा लीजिएगा। तभी तो भाई नेताजी आएंगे तब से भी गोल्ड ला के बोलेंगे कि वोट दीजिएगा, ठीक है? तो जिसको जनता चुनती है वो क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव है, ठीक है, जिसमें जनता वोट करती है। लेकिन कभी आपने सुना कि राष्ट्रपति के चुनाव के वोट करने के लिए आपके गाँव के लोग जा रहे हैं? नहीं। जब जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नेक्स्ट प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, या शॉर्टकट में कि जिसका चुनाव जनता नहीं करती है, वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट के अंतर्गत, आपके अंतर्गत जो मुखिया का चुनाव होता है वो क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन है। मुखिया मतलब पंचायत के अंतर्गत जितना लगभग चुनाव, मतलब मुखिया, सरपंच, ये सब, वार्ड वगैरह, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो भी क्या है? प्रत्यक्ष है। अभी लोकसभा का चुनाव 2019 में होगा तो गोपालगंज से जो सांसद उठेगा, सब लोग गोपालगंज की जनता उसमें क्या करेगी? वोट करेगी। तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष है। आपका जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का भी चुनाव होता है वो भी क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव है। बात समझे? तो ये 3 प्रकार का। नगर पालिका मतलब मुखिया का चुनाव, मतलब पंचायत और नगर पालिका भी आ जाएगा, नगर पालिका। ये सब चुनाव क्या है भाई? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव। कभी सुने हैं कि गांव के लोग राष्ट्रपति का वोट करने जा रहा है? नहीं। हम चुन दिए हैं सांसद और विधायकों को, और ये सांसद विधायक राष्ट्रपति का क्या कर देंगे? चुनाव कर देंगे। फिर राष्ट्रपति का चुनाव। आपके गांव के लोग कभी उपराष्ट्रपति को वोट देने गए हैं? नहीं। हमने चुन दिया है संसद के लोगों को, और संसद के लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कर देते हैं? वोटिंग कर देते हैं। साथ ही साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसकी बात हो रहा है, इसका, जहाँ पे चुने जाते हैं एमएलसी, इनका भी चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। मतलब जनता पूरी भाग इसमें नहीं लेती है, तो यहाँ पे भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत पसंद। तो इन सभी का चुनाव होता है, और सॉरी, एक होता है और राज्यसभा। ये लोकसभा का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष। लेकिन राज्यसभा का क्या होता है? अप्रत्यक्ष। मतलब जनता डायरेक्ट वोटिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो ये आपका हो गया 4 हो गया किससे? अप्रत्यक्ष से। और ये 4 हो गया किससे? अप्रत्यक्ष से। बात समझ गए? ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इन सब का चुनाव करवाता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस सब का चुनाव करवाता है। कोई दिक्कत परेशानी आता है? इस स्लाइड को हम भेजेंगे कहाँ पे? टेलीग्राम पे। तो आप वहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, इतना जगह छोड़ दीजिएगा, मतलब 7-8 लाइन में पूरा आ जाएगा, ठीक है? ऐसे चुनाव देखिए 2 भाग में, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, फिर इसको बना लीजिएगा, फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में ये होता है, ये होता है, इसको बना लीजिएगा। इतना बात क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करें तो आप पढ़ रहे थे ये। अब देखो राष्ट्रपति का हेडिंग आप डालिए नीचे। हेडिंग राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 डैश लिखे लिखे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जनता, जनता मतलब पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या? जिसको वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है, जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा। अब एक मिनट,
ठीक है, लिखिए सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदस्यों द्वारा किया जाता है, ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष रूप से, ब्रैकेट में अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण विराम, उससे में लिखिए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, निम्न लोग शामिल होते हैं, निम्न लोग शामिल होते हैं। अभी उसको समझेंगे लोग को बारे में, पहले कुछ बात और समझेंगे उसके पहले। बोर्ड पर देखो, तो विधायिका पढ़े थे ना भाई, जो कानून बनाता है उसको क्या बोलते हैं? विधायिका। तो विधायिका बोलते हैं भाई, समझ गए। एक होता है संसद, का नाम सुने हैं? पार्लियामेंट, संसद, कोई दिक्कत परेशानी? संसद के दो हाउस हैं, एक को बोलते हैं लोगों की सभा मतलब लोकसभा, एक वो राज्यों की सभा मतलब राज्यसभा। ये 26वां 27वां बार लिख दिए हैं कि संसद का दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और जब पॉलिटिक खत्म हो तो ये मत कह देना सर कि लोकसभा राज्य में, सॉरी लोकसभा केंद्र में और राज्यसभा राज्य में, बात समझ रहे ना? तो बहुत महा धोखा हो जाएगा। वैसे ही एक होता है विधायिका यानी विधानमंडल, विधानमंडल, इसके भी दो सदन हैं, एक होता है विधानसभा। ये टॉपिक आपका ये नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव को समझाने के लिए इसको हमको आवश्यकता है। विधान सभा और एक होता है विधान परिषद, परिषद, कोई दिक्कत परेशानी? अब ये विधान परिषद सभी जगह पे नहीं है भाई, ये विधान परिषद भारत का भी 6 राज्य में है। एक है बिहार, बगल में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोई दिक्कत परेशानी? 6 ही राज्य में विधान परिषद है। यहाँ पे जो लोग बैठते हैं उनको बोलते हैं एमएलए। ये सब आगे आएगा लेजिस्लेचर वाले टॉपिक में, क्या बोलते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और शॉर्टकट में इसी को विधायक जी कहा जाता है भाई, विधायक यही है, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो बैठता है उसको बोलते हैं एमएलसी, इसी को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी काउंसिल। यहाँ पे जो बैठता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, 4-5 दिन पहले, राजद का कैंडिडेट जीता हुआ, यहाँ पे एमएलसी इसको बोलते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जो भी बैठता है उसको एक ही नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एमपीस, या इसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं भाई? सांसद। अगर लोकसभा का होगा तो लोकसभा का सांसद, अगर राज्यसभा का होगा तो राज्यसभा का सांसद कहलाएगा। ये क्या? सांसद। दो नाम अलग अलग नहीं है, दोनों का नाम एक समान ही है। लोकसभा का हो तो लोकसभा का सांसद, राज्यसभा का हो तो राज्यसभा का। सिंपल सा लॉजिक है भाई, यहाँ तक समझ गए? अब देखो, नेक्स्ट आगे क्या समझेंगे आप, बोर्ड पे देखिए। अब देखो लोकसभा में अभी मतलब पहले क्या होता था ना कि 545 लोग टोटल हुआ करते थे। कितना? 545। अब इसमें सभा में दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक जो चुनाव जीत कर गए हैं उनको बोलते हैं निर्वाचित, एक जो बिना चुनाव जीते चले गए हैं उनको बोलते हैं मनोनीत। क्या बोलते हैं भाई? मनोनीत। जैसे राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या है 245। कितना भाई? 245। अब इस 245 में से 233 लोग हैं निर्वाचित और 12 लोग हैं क्या? मनोनीत। कोई दिक्कत पर्सन? वैसे ही लोकसभा में पहले होते थे 545, जिसमें से होते थे 543 निर्वाचित और 2 होते थे मनोनीत। लेकिन ये प्रावधान अभी कर दिया गया है ख़त्म, तो ये हो गया ख़त्म। कोई दिक्कत? तो अभी संख्या घट कर ये कितना हो जाएगा? 543। तो यहाँ पे अभी केवल निर्वाचित है, लोकसभा में भी कोई मनोनीत सदस्य नहीं है। एंग्लो इंडियन 2 होता था, ये ख़त्म कर दिया गया प्रावधान। कोई दिक्कत पर्सन? बोलो ना जिसमें। वैसे ही विधानसभा में कुछ सदस्य होते हैं, सभी विधानसभा का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। यूपी में विधानसभा का सीट अलग होगा, बिहार में अलग होगा, बंगाल में अलग होगा, सब अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे बिहार का लें तो बिहार में लोग विधानसभा के सीट की संख्या कितना? 243।
ये पहले एक मेंबर यहाँ पे भी मनोनीत होता था, जो भी गोला लगा रहे हैं सब मनोनीत वाला है, तो पहले होता था, लेकिन अभी मनोनीत का प्रावधान यहाँ से भी क्या कर दिया गया है, खत्म। कोई दिक्कत बोलो ना जैसे, इतना बात समझ गए। अब देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित, कोई मनोनीत भाग नहीं लेगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कोई दिक्कत परेशानी, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बंधु भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि सब जगह है ये नहीं है भाई, तो बाकी राज्यों के साथ तो अन्याय हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, इसलिए इनको माइनस करिए, क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए लोग वोट ही नहीं करते हैं। तो कौन वोट करता है? सांसद। कहाँ के? लोकसभा के। कौन? निर्वाचित के मनोनीत? निर्वाचित। राज्यसभा के भी कौन? निर्वाचित और मनोनीत। तो 543 यहाँ से वोट करेंगे, 243 यहाँ से वोट करेंगे, तो टोटल ये 776 लोग वोट करते हैं। कहाँ से? संसद भवन से, या ये संसद से। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेंदी नहीं लग रहा है? बोलो ना जैसा, अब इससे बेहतर कहीं नहीं समझ सकता है कोई। समझाए मतलब टर्च बार के चला के खोजिएगा तब भी नहीं मिलेगा, मिल जाए तो फिर हमसे बता दीजिएगा, हम समझ आएंगे उसे। बात समझे? तो इस तरह से होता है। तो 776 लोग इधर से भाग लेंगे, और बाकी सभी असेंबली से जहाँ जहाँ पे विधानसभा है वो सबसे भाग लेंगे। बिहार में 243, सबको कैलकुलेट करके अभी आगे डाटा दिखाएंगे कितने लोग हैं, ठीक है? तो इतना बात समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। अभी देखिए, निर्वाचक मंडल क्या होता है ये समझिए। जहाँ जहाँ पे भी अप्रत्यक्ष मतदान होता है ना, तो वहाँ पे मतदान करने के लिए एक ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं निर्वाचक मंडल। राज्यसभा के लोग हैं तो उसका निर्वाचक मंडल अलग, क्योंकि वहाँ पे अप्रत्यक्ष है ना, बोलो ना जैसे। राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष है तो निर्वाचक मंडल अलग, उपराष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष है तो निर्वाचक मंडल अलग, विधान परिषद के लिए अलग। बात समझे? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब कौन कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेगा। बात समझे? तो क्या लिखा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा के कौन से सदस्य भाई? निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। या इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य। बात तो वही है ना भाई, बोलो ना जी, सुनो, इसी को ना लिख रहे हैं, तो इसको बोल दें कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। बात समझ रहे हो ना? या फिर बोले कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों बात क्या है, एक समझ। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के कौन सदस्य? निर्वाचित, तो विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। कोई दिक्कत परसेंट। यूटीस 3 जगह पे केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली, पांडिचेरी और, मतलब केंद्र शासित प्रदेश तो टोटल 8 है, 3 ही जगह पे विधानसभा है, 3 विधानसभाओं के कौन लेंगे? निर्वाचित सदस्य। बात बुझे? बोलो ना जी। और इन सब के बदले आपको एक शब्द में बताना हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो निर्वाचित सांसद और विधायक, बस बात खत्म। निर्वाचित सांसद कहाँ पे? लोकसभा राज्यसभा वाला, और निर्वाचित विधायक मतलब पूरा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वाला। बोलो ना जैसे। तो इनके जगह पे लिख सकते हैं कि निर्वाचित मतलब चुनाव से जीते हुए निर्वाचित सांसद एवं विधायक। बात खत्म। इतना लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। बात समझे? अब लिखे थे ना प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50। अब जो व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक, इन्हीं में से कोई हो सकता है, कोई सांसद में से और कोई विधायक में से, बाकी अलग बगल से नहीं। इसी में से कोई या तो कोई प्रस्तावक होगा या कोई अनुमोदक होगा। एक का प्रस्तावक या दूसरे का अनुमोदक नहीं बन सकता है, दूसरे का प्रस्तावक किसी का अनुमोदक नहीं बन सकता है, इस प्रकार से। इतना बात समझ गए? बोलो ना जैसे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा मतलब निर्वाचित सांसद और विधायक क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। परंतु बोर्ड पे देखिए, अब मान लो कि भाई देखो, मान लो एक राज्य है सिक्किम। अगले स्लाइड पर क्या है? अगले स्लाइड पे क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या, दूसरा कुछ ला दिए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको लेते हैं। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे मान लो कि सिक्किम राज्य है, सिक्किम, जहाँ की टोटल जनसंख्या ही है लगभग 6 लाख। इतना गोपालगंज का जनसंख्या 7 लाख है, केवल एगो जिला का। बात बोलो ना जी इसमें। तो 6 लाख इसकी जनसंख्या है, और यहाँ पे विधानसभा का सीट है 32 गो। कितना भाई? 32। अब 6 लाख में 32 से वो भाग दीजिए, 6 लाख में 32 से भाग देंगे
तो जो भी डाटा है, सपोज मान लेते हैं कुछ भी, मान लीजिए अब गोपालगंज के जिला का जनसंख्या है 7 लाख, कोई दिक्कत, और यहाँ पे गोपालगंज में विधानसभा का सीट है कितना 6, तो 7 लाख में 6 से भाग देंगे और 6 में 32 लाख से, ये डाटा बहुत कम आएगा, बोलो ना जी। मतलब यहाँ पे जो विधायक होगा, जो विधायक वो थोड़ा सा कम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब उसके अंडर में कम लोग होंगे, हमें समझा रहे हैं, हमें समझने वाला बात नहीं है। लेकिन यहाँ का जो विधायक होगा, यहाँ का जो विधायक होगा, इसके अंडर में तो बहुत सारा लोग होंगे, बात समझ में आ रहा है। आगे वोट के मूल्य पे पहुँचाना चाहते हैं हम, उसको समझने के लिए लॉजिक फंसाना जरूरी है। तो इसके अंडर में कम लोग हैं और इसके अंडर में ज़्यादा लोग हैं। अब ये व्यक्ति वोट करने जाए और ये व्यक्ति वोट करने जाएं, तो दोनों का वोट अगर एक ही समान काउंट होगा तो फिर इन लोगों के साथ क्या होगा, अन्याय। इनको लगभग इनको लगभग समझ लीजिए कि 1 लाख जनसंख्या ने चुना है और इनको कुछ हज़ार जनसंख्या ने चुना है, तो प्रतिनिधित्व के मामले में इनका प्रतिनिधित्व क्या है, ज़्यादा है, इनका प्रतिनिधित्व क्या है, कम है। इसलिए क्या निकलता है ना, वोट का मूल्य निकाला जाता है। प्रत्यक्ष मतदान में क्या होता है कि एक बार एक बटन क्लिक करते हैं तो एक वोट क्या होता है, काउंट होता है, चाहे गरीब हो अमीर हो, कोई लेना देना नहीं है। एक किसान वोट करेगा तो एक ही वोट, मोदी जी वोट करेंगे तो एक ही वोट, राहुल गांधी भी वोट करे तो एक ही वोट, बोलो ना जी, सुनो, नीतीश कुमार वोट करे तो एक ही वोट। लेकिन किस में, प्रत्यक्ष मतदान में। लेकिन अप्रत्यक्ष में नहीं होता है। अप्रत्यक्ष में पहले वोट को एक अलग से बैलेट पेपर बनता है और फिर उस पर सीक्वेंस के हिसाब से अपना वोटिंग तय करना पड़ता है। अभी बताते हैं वो कैसे होता है, इतना बात समझ गए। तो यहाँ पे अलग अलग पहले बैलेट पेपर का, ये देखो, सबसे पहले निकालेंगे एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य। किसी राज्य का विधानसभा है तो वहाँ पे एक विधायक का मत मूल्य कितना होगा, मत मूल्य, वोट की काउंटिंग में मत मूल्य। तो राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, राज्य में कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और इसमें गुणा करेंगे 1/1000 से, या भाग करें 1000 से, दोनों बात एक समान। पढ़े होंगे ना, भिन्न का गुण भाग, इधर उधर जाता है तो भाग हो जाता है, गुणा में बदल जाता है, बड़े होंगे नहीं, तो इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये बिहार की जनसंख्या है, कब, 1971 में। जो जनसंख्या लिया गया 1971 के बिहार की जनसंख्या है। अब आप सोचेंगे सर चुनाव चल रहा है, 2023 का जनसंख्या ले गए हैं, 1971 का बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। हेलो भाई, सोचो मत, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखो लॉजिक क्या है भाई। अच्छा, जनसंख्या जितना ज़्यादा रहेगा वोट का मूल्य उतना ज़्यादा रहेगा, बात समझ रहे हो ना भाई। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वोट का मूल्य बढ़ जाएगा ना। अब वोट का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसका इंपॉर्टेंस भी उस राज्य का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो पता चलेगा राष्ट्रपति जिधर वोट ज़्यादा उधर ही घूम रहा है केवल। जैसे लोकसभा का मान लो चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में 80 गो सीट है, सिक्किम में 1 गो सीट है, गोवा में 2 गो सीट है। और मान लो कि किसी को चुनाव रैली में जाना होगा तो कहाँ जाएगा, यूपी। चलो भाई, एक बार जनता मोटिवेट हुई तो 80 सीट इधर से उधर हो जाएगा। बिहार, एक बार जनता मोटिवेट हुई तो 40 को सीट इधर उधर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में 1-1 सीट है, सिक्किम जाएगा तो 1 सीट के लिए इतना मेहनत करना पड़ेगा, मणिपुर मेघालय 1-1 2-2 सीट के लिए इतना मेहनत करो। तो जिस राज्य की जनसंख्या उसका पकड़ भी क्या है, ज़्यादा है। तो प्राइम मिनिस्टर को बनाने में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल 4 गो राज्य अगर कृपा कर दिया तो प्रधानमंत्री चुना जाता है, क्योंकि सीट सबसे ज़्यादा 80 को कहाँ पे, यूपी में 80, 40 को बिहार में, 80 40 120, 50 को लगभग महाराष्ट्र में 48 है, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 5 17, और 40 42 के आसपास है कहाँ पे, 17 4 21, 200 प्लस चला गया। और सीट के लिए चाहिए 272, बाकी 2 4 10 को इधर उधर करके प्राइम। ये बात समझ रहे हैं। तो जिसकी जनसंख्या और वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है उधर ही प्रतिनिधि क्या होता है, ज़्यादा घूमता है। ये तो बात समझते हैं। वोट देखो, अब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या भी एकदम थोड़ा सा फास्ट भागने लगा भाई, बोलो ना जी इसमें। जनसंख्या फास्ट भागने लगा तो बिहार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कुछ ज़्यादा ही मतलब तेज़ी से बढ़ा, तभी भी बढ़ता ही है, बोलो ना जैसे। लेकिन दक्षिण भारत वाला हम दो हमारे तो इसको फॉलो कर लिया, लेकिन उत्तर बिहार वाला हम दो हमारे गिन लो में चलते रहा। बात समझ रहे हो ना। रवि किशन, हाँ रवि किशन है सांसद अभी गोरखपुर से,
गोरखपुर से रवि किशन सांसद हैं, तो उनसे एक पत्रकार आज तक की पूछ रहे थे कि आप जनसंख्या के खिलाफ मतलब प्राइवेट मेंबर से बिल लाने जा रहे हैं, और आप ही के 4 गो पुत्री और एक मतलब पेंडिंग मतलब प्रेग्नेंट है आपकी बीवी, और 5वीं मतलब होने वाली है, तो ऐसा कैसे आप जनसंख्या के विरोध में बिल ला रहे हैं और आप ही के मतलब 4-5 लोग हैं। तो बोले इसमें हमारी क्या गलती है, कांग्रेस से उस समय कोई बिल ही नहीं लाया था। तो पत्रकार बोले मतलब इसमें भी कांग्रेस की ही गलती है, मतलब हद होता है बात। तो इस तरह से यूपी बिहार में जनसंख्या बढ़ता रहा, जबकि दक्षिण भारत में जनसंख्या कंट्रोल हो गया। तब दक्षिण भारतीय राज्यों को लगा कि भाई ये तो एक तो हम इतना पैसा वैसा खर्च करके जनसंख्या कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर से हमारा वोटिंग पावर भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या कम तो वोट क्या होगा कम, जनसंख्या ज़्यादा तो वोट क्या होगा ज़्यादा, तो मामला तो पेचीदा हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। तब इन्होंने थोड़ा सा विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि इसके लिए कुछ समाधान ढूंढा जाए। तब उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, और संविधान में हुआ 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां, कोई दिक्कत परेशानी। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन्होंने अनाउंस कर दिया, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनाउंस कर दिया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो जनसंख्या लिया जाएगा ना, वो 2000 ईस्वी तक, मतलब 2000 ईस्वी तक ये जो जनसंख्या लिया जाएगा वो 19 इसके पहले यानी 1976 में कानून बना, तो इसके पहले जनसंख्या रिपोर्ट कौन आया था 1971 का, ये जनसंख्या रिपोर्ट क्या होगा लागू होगा कब तक 2000 ईस्वी तक। इसलिए अब कितना भी जनसंख्या बढ़ाते रहिए वोट मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि जनसंख्या किसका लिया जाएगा 1971 वाला। हथियार तो बढ़िया था भाई, बोलो ना जैसे कि जनसंख्या बढ़ाने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलेगा, वोट तो कम से कम नहीं बढ़ेगा, इतना तो श्योर है, बात समझे। 2000 में ये ख़त्म हो जाना चाहिए, 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की 42 का डबल कर दीजिए, 84वां संविधान संशोधन लगभग 2001 में। और जहाँ पे 2000 लिखा था ना, कुछ नहीं चेंज किया, 2000 की जगह पे 2026 लिखवा दिया। कब भाई 2026, बात समझ में आया कि मतलब राष्ट्रपति का चुनाव 2026 तक जब भी होगा ना, तो राज्य की जनसंख्या कौन वाला लिया जाएगा 1971 के जनगणना रिपोर्ट वाला लिया जाएगा, बात समझ में आया। तो अभी जो लेटेस्ट 2019 में जो आपका मतदान 2022 में जो मतदान हुआ है, वो मतदान किस पे हुआ है, ये जनसंख्या जितना रिपोर्ट दिख रहा है ये सब 1971 के जनगणना रिपोर्ट है, बात समझे। तो ये जो डाटा लिखे हैं हम, ये किसका लिखे हैं 1971 का बिहार की जनसंख्या थी लगभग 4 करोड़, अभी 10.25 करोड़ हो गया है 2011 का सेंसस के हिसाब से। भाई 20% और जोड़ दीजिए 2021 वाला में, तो 13-13.5 करोड़ पहुंच गया है अभी, बात समझ रहे ना, ठीक है। तो ये बिहार की जनसंख्या, बिहार में टोटल विधानसभा के सीट है 243, 1/1000 से कैलकुलेट करेंगे तो ये कट फट कर आ जाएगा 173, बात समझे। और 173 आ जाएगा, तो ये किसका निकला है, एक MLA का निकला हुआ है, एक सिंगल MLA का निकला हुआ है, बात समझे। तो एक का इतना, तो टोटल कितना है 243, तो गुणा कर देंगे 243 तो कुल का निकल जाएगा, कुल का नहीं निकलेगा, ये डाटा थोड़ा सा फंस रहा है। ये गुणा करिएगा, थोड़ा कैलकुलेट मारो तो जल्दी मोबाइल से, ये डाटा कुछ और है। बिहार का एक का निकल गया 173, इतना समझ रहे हैं ना। अभी इसको हम आगे दिखाते हैं, इतना समझ गए, एक का निकल गया 173, तो पूरा का निकलना होगा तो 173 गुणे क्या कर देंगे 243, बात समझ गया। तो जैसे ये निकला वैसे सभी राज्यों का निकलेगा, बोलो ना जी। ये बिहार का जनसंख्या लिखा, यूपी का निकलना होगा तो यूपी का 1971 की जनगणना रिपोर्ट, बात समझ में आ रहा है। यूपी की कुल संख्या सीट की 403 और बट्टा गुणे 1/1000, सबका राज्य का अलग अलग निकलेगा, बात समझ रहे ना। और सबका राज्य का निकला है तो कुछ इतना निकला हुआ है, दिखा रहे हैं। आओ भाई किधर गया, ये देखो, ये दिख रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ा जाएगा। ये देखो, ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की सीटों की संख्या 100, ये लेटेस्ट 2022 वाला डाटा है, अभी जो द्रौपदी मुर्मू का चुनाव हुआ था। तो राज्यसभा आंध्र प्रदेश की सीटों की संख्या कितना है भाई, ये दिख रहा है 175, ठीक है। और यहाँ पे जनगणना 1971 से रिपोर्ट, ये इतना जनसंख्या, बोलो ना जैसे। तो यहाँ पे इनका प्रत्येक विधानसभा के वोट मूल्य 159, और 159 में गुणा करेंगे तो ये टोटल निकला है
खोजते हैं बिहार ढूंढो अभियान। बिहार ढूंढो अभियान किधर है भाई? बिहार 4 नंबर पे है बिहार। सीट की संख्या कितना? 243। ये डाटा लिखे थे हम, इतना 4,21,26,236। उस समय बिहार की जनसंख्या देखिए कौन सा भाई? 1971, इसको नहीं भूलना है। और टोटल सीट 100 एक का कितना निकला था? 173। अगर कहीं राज्य के विधानसभा की सीट खाली है, विधानसभा का सीट खाली, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा। नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा, भले वहाँ पे खाली है तो खाली है। बिहार में 10 गो MLA का सीट खाली है तो खाली है, चुनाव होगा। 10 गो सांसद का सीट खाली है तो खाली है, चुनाव होगा। चुनाव नहीं रुकेगा भाई, टाइम पे चुनाव होगा। इतना बात समझ गए? तो ये सभी का निकाला गया है, पूरे राज्यों का टोटल करेंगे तो 5,43,231। बात समझ में आया? 5,43,231। अब आप सोच रहे हैं सर टोटल निकालने का क्या फ़ायदा है? टोटल निकालने का फ़ायदा है क्योंकि अब निकालना पड़ेगा एक सांसद का मत मूल्य। ये देखो कितना भाई? एक सांसद का। अब निकालेंगे एक MP का मत मूल्य कितना है। वो निकाले थे एक विधायक का, अब निकाल रहे हैं एक MP का मत मूल्य। तो एक MP का मत मूल्य निकालेंगे तो क्या लेकर? सभी राज्यों के विधानसभाओं का मत मूल्य, सभी राज्यों का। अभी देखे थे ना, सभी राज्यों के विधानसभाओं का मत मूल्य बट्टा संसद में कुल निर्वाचित संख्या। अब ये डाटा हमको लग रहा है कि हमने थोड़ा सा इसको इधर उधर लिख दिया है। तो यहाँ पे डाटा क्या था? 54, 32, 31। 54, 32, 31 हम लिख दिए हैं दूसरा 54, 32 और 31। परिकर पर्सन बोलो ना जी। ओ सॉरी 54 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बट्टा अब ये 543 कहाँ पे? लोकसभा पे, और 233 कहाँ पे? राज्यसभा में। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 776। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो इसी में कहीं डाटा आपको दिया होगा ना। 700 आ रहा है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। कंफर्म। तो इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये कटाएंगे तो ये आ जाएगा लगभग, मान लेते हैं 700, आप जोड़ लीजिएगा। तो एक सांसद का निकल गया, बात समझे ना। अब एक सांसद का निकल गया तो पूरा का निकालना हो तो 700 गुणे कितना कर देंगे? 776। तो ये टोटल का निकल जाएगा। बोलो ना जी इसको, कोई दिक्कत परेशानी? तो लगभग ये निकला 5.5 लाख, 5.5 लाख के आसपास है। ये भी लगभग उतनी कहीं आसपास आएगा, 5.5 लाख ये भी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में टोटल वोट कितना पड़ेगा? 5.5 लाख विधानसभा वाला यानी MLA डालेंगे, और 5.5 लाख कौन डालेंगे? MP, यानी टोटल 11 लाख के आसपास राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करेगा? वोट पड़ेगा। बात समझ रहे हो? बोलो ना जी इसमें। ये बात समझ में आ गया? अब देखो इसमें डाटा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये राज्यों को कैलकुलेट करके छोड़ दिया गया है, पांडिचेरी। अच्छा, तो ये देखो विधानसभा में टोटल कितने, मतलब ये विधानसभा से 4,033 लोग वोट करेंगे। 4,033 लोग कहाँ से? विधानसभा से। और राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर 776। टोटल 34,9 7,310 के 94 से आते हैं 4,809 लोग टोटल वोट करेंगे। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। जो कितने वोट करेंगे भाई? 11 लाख। क्योंकि वोट का सबका मूल्य क्या है? अलग अलग है। अब ये थोड़ा सा पेचीदा प्रणाली है, कैसे काउंटिंग वाउंटिंग होता है, फिलहाल इतना समझ गए। आपके एग्जाम में जो पूछेगा वो पूछेगा कि भाई एक सांसद को कैसे निकाला जाता है, विधायक को कैसे निकाला जाता है, और इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। कोई दिक्कत? अब यस नो में जवाब देना है। हम बोले कि सभी राज्यों में MLA का मत मूल्य अलग अलग होता है। सही है कि गलती? सही है। अब हो सकता है कि कटाने फटाने पर एक समान आ जाए, हो सकता है भाई। अब इसमें देख लेते हैं भाई, कहीं का एक समान तो नहीं दिख रहा है। एक समान कहाँ है? मणिपुर मेघालय कितने नंबर पे? 15 नंबर पे मणिपुर का है 18, और मेघालय कहाँ है? मेघालय का 17 ना जी। कहाँ बराबर है? बराबर है होगा, किसी का ना किसी का तो एगो है बराबर। नंबर बोलो, नंबर। अच्छा हाँ, यहाँ पे एगो झारखंड देखो 176, और यहाँ पे एगो 176 अभी दिखे थे। ये देखो 176 किसका? तमिलनाडु का। कहने का मतलब हो सकता है, कटाने पे हो सकता है कि इतना हो जाए बराबर, लेकिन सामान्य तो होगा नहीं।
तो स्टेटमेंट नंबर 2, सभी राज्यों में सांसदों का मत मूल्य एक समान होता है। सही है कि गलत? मतलब बिहार के सांसद का जितना मत मूल्य होगा वही होगा आपका यूपी का। सही है कि गलत? सही है ना भाई? ये जो फॉर्मूला हम निकाले थे ये सभी सांसदों के लिए ही ना निकाले हैं, एक सांसद थोड़े ना यहाँ पे बिहार यूपी लिखे हुए हैं। तो सांसदों का मूल्य क्या होता है? एक समान, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, सांसद के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। इतना बात समझ में आया? बोलो ना जैसे। तो इस प्रकार से पूरा ये चुनाव कंडक्ट होता है। अब वो लोग वोटिंग कैसे करते हैं ये देखिए, ये दिख रहे हैं मनमोहन सिंह है, नाम तो जानते ही होंगे इनको। बोलो ना जैसे। अब यहाँ पे होता है बैलेट पेपर से चुनाव। किससे भाई? बैलेट पेपर से। इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो होता कैसे है अब देखो। आप प्रत्यक्ष मतदान में एक वोट डालने जाते हैं और एक वोट काउंट होता है। इसमें एक मत पत्र मिलता है। कितना भाई? मत पत्र। कोई दिक्कत? इसमें मान लो कि कितने कैंडिडेट, मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट पे हम चुनाव करवा रहे हैं। कितने भाई? 3। एक ए है, एक बी है और एक सी। ऐसे जितने मतदाता हैं सबके लिए एक बैलेट पेपर ऐसे बनेगा। बोलो ना जी सुनो। 4 वो कहाँ हो गए? सबके लिए बनेगा। तो टोटल मतदाता 4033 प्लस 776। तो 4033 प्लस 776 ऐसा बनेगा, क्योंकि सबको क्या करना है? मतदान करना है। 5 का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जी सुनो। तो ऐसे बैलेट पेपर सबसे पहले बनेगा। सब में नाम रख दिया जाएगा ABC, क्योंकि चुनाव तो यही तीनों लड़ रहे हैं ना, ABC ABC ABC। इसको बोलते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब जो वोट डालना होगा तो जितने सारे सांसद लोग हैं ये संसद भवन में वोट करेंगे, और जितने सारे विधानसभा के मेंबर हैं ये अपने विधानसभा में वोट करेंगे। लेकिन फिक्स नहीं है। मान लो कि पप्पू पांडे हम लोग के क्षेत्र के विधायक हैं, जब वोटिंग चल रहा है तो इस समय ये दिल्ली में है, तो दिल्ली में भी वोट कर देंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मान लिया आलोक कुमार सुमन इस समय बिहार के पटना में उपस्थित है, तो कोई जरूरी नहीं कि दिल्ली जाना पड़ेगा, गोपालगंज में पटना में भी डाल सकते हैं। तो डालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस तय होता है। प्रेफरेंस, मान लो कि हम गए वोटिंग करने, हम आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई दिक्कत? हम गए वोटिंग करने तो हम अपना प्रेफरेंस के हिसाब से इसमें वोटिंग करना पड़ता है। प्रेफरेंस के हिसाब से हमको लगता है कि हमारा सबसे बेहतर कैंडिडेट, मान लो कि हम आम आदमी पार्टी के आदमी हैं, तो हम सोचेंगे भाई आम आदमी पार्टी को हम अपना वोट करेंगे, तो अपना पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? आम आदमी पार्टी को। कोई दिक्कत? अगर हमको लगता है कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं जीतती है तो कांग्रेस भी जीते तो कोई ज़्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम दूसरा प्रेफरेंस किसको दे देंगे? कांग्रेस को। अगर हमको लगता है कि नहीं ये दोनों में कोई ना जीते, बीजेपी भी जीत जाए तो चलेगा भाई थोड़ा सा, तो हम अपना तीसरा प्रेफरेंस किसको देंगे? बीजेपी को। ऐसे कलम मिलता है और एक कागज़ मिलता है, ये देख रहे हैं ना, ये सब बक्सा में डालना होता है। बात समझिए। अब मान लो कि ये व्यक्ति गए भाई वोट करने, बीजेपी के एकदम खुदूर, मतलब ये बीजेपी के ही आदमी हैं, तो अपने अपना पहला वोटिंग देंगे भाई बीजेपी को, गलती से भी किसी को नहीं देंगे। बात समझ रहे? लेकिन इनको लगा कि एकदम बीजेपी के धुरंधर है और बाकी किसी को नहीं देंगे, तो अब एक प्रेफरेंस देना अनिवार्य है। दूसरा तीसरा अगर दें या न दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पहला देना क्या है? ज़रूरी है, नहीं तो आपका वोट नेगलेक्ट या अवैध घोषित हो जाएगा। तो ये व्यक्ति अपना दे दिए बीजेपी को, इनको लगता है किसी भी कीमत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हम नहीं देंगे, तो ऐसे ही दो खाली छोड़ के चले आएंगे, कोई दिक्कत? वैसे ही वो कांग्रेस वाला गया वोट देने, तो अपना पहला प्रेफरेंस किसको दिया? कांग्रेस को देगा भाई। इसको लगा कि अच्छा ये नहीं रहेगा तो आम आदमी पार्टी चलेगा, तो दूध दे दिया, बीजेपी तो नहीं चलेगा, तो इसको छोड़ के क्या हो गया? चला गया। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही वो दूसरा गया, वो बोला कि हम पहला प्रेफरेंस आम आदमी पार्टी को है, दूसरा बीजेपी को है, तीसरा कांग्रेस को है। ऐसे ही गया दूसरा, बोला कि पहला ये दोनों को छोड़ के चला गया। पहला प्रेफरेंस अनिवार्य है, बाकी देना देना नहीं है देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो ना जी। अब इसमें से हमको जिता देना है किसी एक व्यक्ति को। ठीक, एक है आम आदमी पार्टी और दूसरा है भाई भारतीय जनता पार्टी और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस। कोई दिक्कत? तो इसमें सबसे पहले होगा प्रथम चक्र की गणना। प्रथम चक्र की गणना मतलब पहले काउंट, अच्छा यहाँ पे चाहिए था 50% प्लस 1 चाहिए, मतलब जीतने के लिए 2 प्रकार से वोट की काउंटिंग होती है। एक होता है प्रत्यक्ष मतदान में होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो जीते वही आगे।
जो आगे वही जीते, उल्टा बोल दिए, जो आगे वही जीते। अगर पिछले वाले प्रत्याशी से एक वोट भी अगर ज़्यादा है तो आपको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि 100 को वोट पड़ा, जीतने वाले प्रत्याशी के पास 35 है और बाकी का 35 से नीचे है तो ये 35 वाला जीत घोषित कर दिया जाएगा। ये होता है प्रत्यक्ष मतदान में। लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान में 35 नहीं, यहाँ पे 50% प्लस 1 चाहिए। 51 आपको मिलेगा तभी आप विजेता घोषित होंगे, नहीं तो विजेता घोषित नहीं होंगे। बात समझे? तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए भी प्रत्यक्ष मतदान चाहिए, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और जीतने के लिए कितना चाहिए भाई? 50% प्लस 1। तो ये आपको चाहिए 50% प्लस 1। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले काउंट होगा, प्रथम चक्र की गणना होगी। प्रथम चक्र की गणना पहला वाला काउंट किया जाएगा कि पहला कितना कितना को कैसे मिला है। तो प्रथम चक्र का गणना हुआ तो पता चला कि आम आदमी पार्टी को 55 लोगों ने पहला प्रेफरेंस दिया है। कोई दिक्कत? दूसरे बार में बीजेपी को मान लो कि यहाँ पे डाटा गड़बड़ न हो जाए इसलिए हमको थोड़ा सा, यहाँ पे 30 लोगों ने मान लेते हैं कि दिया है किसको? बीजेपी को। और बाकी बच गया कितना? 15। ये 15 लोगों ने दिया है किसको? कांग्रेस को। जीत के लिए कितना चाहिए? 50% प्लस। अच्छा 100 पे हम काउंट कर रहे हैं तो कितना चाहिए? 51। तो प्रथम चक्र की गणना में मिल गया भाई आम आदमी पार्टी को कितना से मिल गया? 55। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, चुनाव जीत गई। कौन? आम आदमी पार्टी। बात समझ में आए? तो इसको बोलते हैं कि प्रथम चक्र की मतगणना से ही रिपोर्ट निकल गया और किसी व्यक्ति को फर्स्ट मतलब ये पहले प्रेफरेंस के हिसाब से इनको 50 या उससे अधिक वोट क्या हो गया? प्राप्त हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन आप सोच रहे हैं सर मामला तो बहुत आसान से आप बता दिए, लेकिन मामला कभी पेचीदा भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इनको मिल जाए 40 वोट, इनको मिल जाए 35 वोट और 40-35 कितना हो गया? 75, और इनको मिल जाएगा 25 वोट। बात समझे? अब क्या होगा सर? अब होगा जो होने वाला है वही होगा। बात समझे? अब यहाँ पे देखो क्या होगा, किसी को तो 50% प्लस 1 हुआ नहीं, मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाला भी पहला केवल गिना गया है। बात समझे? तो अब होगा द्वितीय चक्र की गणना। अब ये दूसरा देखा जाएगा कि दूसरा कहाँ पे गया है, किसका। पहले इस तरह से अगर मामला फंस जाए तो जिसको सबसे कम वोट दिया गया वो फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो सबसे कम किसको मिला है? कांग्रेस। ये फील्ड मैदान से बाहर, लेकिन इन 25 लोगों का वोट बर्बाद नहीं होगा। अब देखा जाएगा कि ये 25 लोग अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिए हैं? अपना दूसरा प्रेफरेंस। पहला तो इनको लिखा गया था ना, हम ही समझा रहे हैं, हमें समझने वाला बात नहीं ना। ये पूछेगा नहीं कि कैसे होता है, बस ऐसे ही आपको समझा रहे हैं। ठीक है? ये देखा जाएगा कि 25 लोग अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिए हैं। अब इसमें से मान लो कि 15 लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को अपना सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को अपना सेकंड प्रेफरेंस दिए हैं। अब इसको लाकर यहाँ पे आपको कर देना है जोड़। तो उधर सेकंड प्रेफरेंस कितना मिला है? 15, और यहाँ पे कितना मिला है? 10। ये हो जाएगा कितना? 55, और ये हो जाएगा कितना? 45। धूमधाम से आम आदमी पार्टी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्योंकि 50 से अधिक क्या हो गया? प्राप्त। लेकिन सेकंड चक्र की मतगणना में कभी बात फंस जाती है। कैसे फंस जाती है? तो इधर देखिए, ये तो एक डेरिवेशन हो गया। सेकंड चक्र की मतगणना में मत फंस जाता है कैसे? बोर्ड पर देखो। मान लो कि ये सेकंड चक्र की जो मतगणना हुई है उसमें से ये सपोज करो कि इसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी को दिए हैं, तो बाकी बच गए कितना? 17 ना। तो 17 किसको दिए हैं? बीजेपी को। अब यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे कितना? 8, और यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे कितना? 17। ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48, और ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 52। अब कौन? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। 50 से अधिक मिल गया। तो सेकंड चक्र की मतगणना में जब जाते हैं ना तो मामला पलट जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है कि सबका अपना अपना फर्स्ट पे दिया होगा, लेकिन सेकंड में जाने के बाद हो सकता है कि जो पार्टी फर्स्ट में कम में थी वो भी जीत सकती है। भारत के राष्ट्रपति के 16-17 बार चुनाव में मात्र एक बार ऐसा हुआ है जब सेकंड चक्र की मतगणना करनी पड़ी है। वो नाम है राष्ट्रपति बीबी गिरी। तो बीबी गिरी राष्ट्रपति जब चुने गए थे उसी समय ये सेकंड चक्र की मतगणना की आवश्यकता पड़ी थी। अदरवाइज किसी भी राष्ट्रपति के चुनाव में सेकंड चक्र की मतगणना की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। कोई दिक्कत पड़ता है? तो इस प्रकार से ये पूरा प्रक्रिया क्या होता है? कंप्लीट होता है, और जो व्यक्ति चुना जाता है धूमधाम से वो भारत का क्या बन जाता है भाई? राष्ट्रपति बन जाता है। उसके बाद से उसको दिलाया जाता है शपथ, और शपथ लेते ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना शुरू। यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो ना जी।
आगे के क्लास कल जारी रहेगा। धन्यवाद।